प्यारे बच्चों, मैं प्रवीणा श्रीवास्तव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है खंड काव्य के अंतर्गत श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट। बच्चों, परीक्षा में आपसे इस खंड से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसकी विधा क्या होती है, उत्तर किस प्रकृति से देना चाहिए, इस खंड के अंतर्गत सर्वाधिक अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं पाठ्य अनुक्रम के अंतर्गत आज की चर्चा के विषय बिंदु हमारे क्या होंगे, किन किन तथ्यों को हम आत्मसात करेंगे। तो देखते हैं पाठ्य अनुक्रम। खंड काव्य क्या होता है, संक्षिप्त परिचय, खंड काव्य चर्चा का उद्देश्य क्या है, रचनाकार का संक्षिप्त जीवन परिचय, चयनित शीर्षक मेवाड़ मुकुट की कथा वस्तु, अभ्यास प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में पुनरावलोकन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की रचना को खंड काव्य कहा जाता है, अर्थात खंड काव्य किसे कहते हैं। वस्तुतः काव्य की ही एक रचना का रूप खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। तो आइए इसे चार्ट के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। काव्य के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य माने जाते हैं। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो आज की हमारी चर्चा पूर्ण रूप से खंड काव्य पर आधारित होगी। एक खंड काव्य के रूप में किसी काव्य में किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, आइए समझते हैं। खंड काव्य में मानव जीवन के किसी एक पक्ष घटना का चित्रण होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। इसका उद्देश्य महान होता है। इस प्रकार इन विशेषताओं के आधार पर हम खंड काव्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसकी परिभाषा से जानते हैं। खंड काव्य या प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कथा संगठन आवश्यक होता है और जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष, घटना या अंश का चित्रण किया जाता है। संस्कृत ग्रंथ साहित्य दर्पण में खंड काव्य की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। भाषा विभाषा नियमात् काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवणैः पद्यैः संधि साग्रे वर्जितम खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैक देशानुसारी च। बच्चों, इन विशेषताओं के अतिरिक्त खंड काव्य का एक विशेष गुण होता है लघुता। लघुता की दृष्टि से 8 सर्गों से कम काव्य रचना को हम खंड काव्य की श्रेणी में रखते हैं। चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्यों की। पंचवटी, नहुष, गंगावतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। एक खंड काव्य के रूप में मेवाड़ मुकुट की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। नायक के जीवन के किसी एक पक्ष, घटना अथवा अंश का चित्रण, इसके आधार पर मेवाड़ मुकुट की कथा वस्तु महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध की घटना पर आधारित है। दूसरी विशेषता, समस्त खंड काव्य में एक छंद प्रयोग की अनिवार्यता। मेवाड़ मुकुट का संपूर्ण कथानक एक छंद में निबद्ध है। तीसरी विशेषता, कथा वस्तु की पौराणिकता व ऐतिहासिकता। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य होने की इस शर्त को भी पूर्ण करता है। इसका संपूर्ण कथानक ऐतिहासिक है। चौथी विशेषता, वीर, श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता का होना है। प्रस्तुत खंड काव्य में वीर रस व करुण रस का यथोचित प्रयोग किया गया है। 5वीं विशेषता,
उद्देश्य की प्रधानता है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के माध्यम से कवि महाराणा प्रताप के संघर्षशील जीवन के चित्रण द्वारा हमें निम्नलिखित उद्देश्य देना चाहते हैं। देशभक्ति की सर्वोपरिता का संदेश, अधिकारों की रक्षा का संदेश, स्वतंत्रता प्रेम का संदेश। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात पराधीन के लिए स्वप्न में भी सुख की कामना निराधार है। इसके साथ ही संदेश दिया गया है अन्याय शोषण के प्रति आवाज उठाने का। कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा अपराधी होता है। असत्य पर सत्य की विजय का संदेश। दौलत जो प्रस्तुत खंड काव्य में नारी पात्र है उसके प्रति सद्व्यवहार का संदेश देकर यह सिद्ध किया गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और जो इस खंड काव्य का सबसे महान उद्देश्य है वह है प्रजा सुख के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना। इस प्रकार मेवाड़ मुकुट में निहित उद्देश्यों की चर्चा के पश्चात हम नजर डालते हैं हिंदी साहित्य को यह अमूल्य धरोहर देने वाले श्री गंगारत्न पांडे के जीवन वृत्त पर। गंगारत्न पांडे जी का जन्म 27 अप्रैल 1918 ईस्वी को हुआ। स्थान उन्नाव जनपद का पडरी कला गांव। पिता श्री दयाशंकर पांडे जी। कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई असाधारण आत्मिक मेधा युक्त व्यक्ति पूरे युग का प्रतिनिधि बन जाए। ऐसे ही युग प्रतिनिधि हैं श्री गंगारत्न पांडे। ओ कवि मनीषी पुण्य धाम, ओ युग शिल्पी तुमको प्रणाम। गंगारत्न जी अपने नाम के अनुरूप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जब ये मात्र कक्षा 4 में थे तभी इन्होंने होली विषय पर एक छंद की रचना करी जो इनके अप्रतिम साहित्य कला कौशल का परिचायक है। गंगारत्न जी प्रेमचंद्र की कहानी सवा सेर गेहूं से इतने प्रभावित हुए कि उसका काव्यानुवाद कर डाला। काव्यानुवाद कोई आसान विधा नहीं है। किसी गद्य विधा का काव्यानुवाद कर देना अपने आप में महान कौशल का परिचायक है। इतना ही नहीं, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में मात्र 12 वर्ष की आयु में अपना सक्रिय योगदान कर गंगारत्न जी ने सभी को चकित कर दिया, जो इनके देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति को उजागर करता है। यूं तो गंगारत्न जी ने साहित्य जगत को अनेक अमूल्य धरोहरें दी हैं, परंतु इनकी रचना नचिकेता हिंदी साहित्याकाश में कोहिनूर के समान चमत्कृत है। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि काव्य में प्रकृति चित्रण मैं जिस रूप में देखना चाहता था वह इस बालक की रचनाओं में स्पष्ट दिखता है। बच्चों, संपूर्ण खंड काव्य की कक्षा आपके समक्ष 2 भागों में प्रस्तुत होगी। आज की कक्षा में प्रथम भाग के अंतर्गत शुरू करते हैं खंड काव्य मेवाड़ मुकुट। संपूर्ण खंड काव्य 7 सर्गों में निबद्ध है, जिसमें पहला है अरावली, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा प्रताप, चौथा दौलत, 5वां चिंता, छठा पृथ्वीराज और अंतिम सर्ग है भामाशाह। और अब बात करते हैं इसके कथानक की। मेवाड़ मुकुट का कथानक महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य, साहस व बलिदानपूर्ण जीवन की एक मार्मिक कालखंड का चित्रण है। बच्चों, महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य की गाथा आपने अवश्य सुनी होगी। आइए इस खंड काव्य के महानायक के जीवन वृत्त से आपको संक्षिप्त रूप से परिचित कराते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता उदयपुर के राजा उदय भान सिंह थे। माता का नाम जयवंता देवी था। बचपन से ही निर्भीक स्वभाव के प्रताप की वीरता का लोहा मुगलों ने भी माना। कहते हैं जब राणा प्रताप की मृत्यु हुई तो स्वयं मुगल शासक अकबर भी रो पड़ा था। इनको बचपन में कीका कह के बुलाते थे। कीका का अर्थ होता है बेटा।
छापामार युद्ध कला में निपुण प्रताप ने अपनी अंतिम सांस तक मुगलों से मोर्चा लिया और अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करी। तो आइए पढ़ते हैं खंड काव्य का प्रथम सर्ग अरावली। पदाक्रांत होकर भी अविजित अविचल तना खड़ा है, वीर प्रसरु में वाड़ भूमि का प्रहरी बना खड़ा है। जहाँ कभी मंत्रों के पावन स्वर गूंजा करते थे, जहाँ तपस्वी तन कसते हरिजन पूजा करते थे, ऋषियों की भक्तों की संतों की वह पावन गिरिमाला, आज कवच धारिणी बनी है त्याग दृढ़ मृगछाला। अरावली ने आज त्याग दी ऋषियों की परिपाटी, गूंज रही है भीषण रव से उसकी घाटी घाटी। सैनिक बने खड़े हैं तरवर गिरिवर दुर्ग बना है, आए शत्रु यहाँ तक उसमें यदि साहस इतना है। एक दुर्ग चित्तौड़ हाथ से निकल गया तो क्या है, अभी हमारे पास गर्व करने को बहुत बचा है। अभी हमारे मन में लड़ने की उत्कट अभिलाषा, नरपुंगव प्रताप जीवित हैं स्वतंत्रता की आशा। वह प्रताप जिसने जीवन भर प्रतिपग युद्ध किया है, वह अभिमानी जो स्वतंत्रता के लिए ही जिया है। वह जिसके वीरों ने पावन कर दी मेरी माटी, लाल हुई जिनके शोणित से मेरी हल्दी घाटी। वह दृढ़व्रती जन्म भर जिसने केवल कष्ट सहा है, वह नरनाहर अभी वनों में मेरे डोल रहा है उसकी यह आन कि फिर मेवाड़ स्वतंत्र करेगा, मुक्त करेगा जन्मभूमि को मेरे क्लेश हरेगा। जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाएं किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। मेरी पावन उपत्यका के हरित श्याम निर्जन में, मेरा वीर व्रती फिरता है नगर छोड़कर वन में। तरुवर विजन डुलाते उस पर खगकुल विरुद्ध सुनाते, उसकी पर्णकुटी की गरिमा लख प्रसाद लजाते। वर्ण वर्ण का वैभव बिखरा चारों ओर धरा पर, परिजन परिचर्या करते हैं गीत सुनाते निर्झर। करी केहरी मृग शशक प्रजाजन कोल भलपुरवासी, वन में रहकर भी वीणा की वृत्ति नहीं सन्यासी। बदला है ना कभी बदलेगा उसका ढंग पुराना, वनवासी है किंतु यहाँ भी वह है अविजित महाराणा। एक लिंग की अनुकंपा में उसकी आस्था गहरी, देश जाति कुल की मर्यादा का चिर जागृत पहरी। वह मति धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीत का गौरव जीर्णोद्धार करेगा। उसके मन में द्वेष नहीं है नहीं लोभ की छाया, समर भूमि से बाहर अरी भी उसको नहीं पराया। इस स्वतंत्रता के प्रेमी का इतना विस्तृत मन है, जो भी शरण आ गया उसको समझा परम स्वजन है। अरि की कन्या को भी उसने रख पुत्रीवत वन में, एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन में। राणा उसके धर्म पिता है, लक्ष्मी उसकी माता, स्वजन अभाव न अब दौलत को किंचित कभी सताता। रानी लक्ष्मी बन देवी सी बनवासिनी सीता सी, वह देख तरु की छाया में बैठी पुण्य प्रभासी। वह सिसोदियों की कुल लक्ष्मी उन्मन ऊबी ऊबी, शिशु को लिए गोद में बैठी निज चिंतन में डूबी। बच्चों, यह था अरावली सर्ग से आपका पूर्ण परिचय। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि काव्य से सीधे प्रश्न आपकी कक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आगे जब पाठ्य से संबंधित प्रश्न करते हैं, कथानक का सारांश लिखते हैं, या इसके कला काव्य कौशल के बारे में बताते हैं, या चरित्र चित्रण करते हैं, तो अपनी कही हुई बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आपको इन काव्य पंक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका अध्ययन अति आवश्यक है। अब देखते हैं अरावली सर्ग के सारांश को और उसकी समीक्षा को। बच्चों, सारांश और समीक्षा से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। भारतवर्ष के पश्चिम भाग में राजस्थान से दिल्ली तक
अरावली पर्वत श्रृंखला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ विद्यमान है। यहीं हल्दी घाटी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के कारण दुर्ग चित्तौड़ हाथ से जा चुका है। महाराणा प्रताप अपनी सहधर्मिणी रानी लक्ष्मी और शिशु के साथ वन में छिपकर रह रहे हैं। भगवान एकलिंग की कृपा के कारण उनमें देश और जाति की रक्षा का स्वाभिमान बना हुआ है। उनमें स्वाधीनता की लालसा और संघर्ष का उत्साह है। वे इतने कृपालु हैं और शरणागत की रक्षा का व्रत पाले हुए हैं कि शत्रु की बेटी दौलत को अपनी कन्या के समान प्रेम से रखे हुए हैं। राणा प्रताप मानो धर्म पिता हैं, जिनके स्नेहपूर्ण संरक्षण में रहकर उसे अपने सगे संबंधियों की याद भी नहीं आती। यही वन में सिसोदिया वंश की कुल लक्ष्मी वन देवी सीता के समान अपने शिशु के साथ चिंता में डूबी बैठी हैं। यह था अरावली सर्ग का सारांश। अब चलते हैं इसकी समीक्षा की ओर। इस सर्ग में एक ओर अरावली के सौंदर्य का चित्रण हुआ है और दूसरी ओर यह भी पता चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका है। पराजित राणा वन में रह रहे हैं। रानी लक्ष्मी, छोटा सा शिशु और शत्रु कन्या दौलत भी उन्हीं के साथ है। थके हारे और पराजित राणा के मन में अब भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष का उत्साह भरा हुआ है। बच्चों, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि महाराणा प्रताप जी की रानी का नाम अजबंदे पारवाड़ था, परंतु यहाँ कवि ने उन्हें लक्ष्मी कह के संबोधित किया है। इसके पीछे मुझे यह मंशा जान पड़ती है कि घर की स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है। या तो ऐसी मंशा रही होगी अथवा एक ही कारण हो सकता है कि छंद की पूर्ति हेतु उन्हें लक्ष्मी कह के संबोधित किया गया है। अब देखते हैं इसका द्वितीय सर्ग, जिसका शीर्षक है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि महारानी अजबंदे पारवार की बात हो रही है। रजत चंद्रिका बिछी चतुर्दिक था रजनी का प्रथम पहर, पवन शून्य में मदिर गंध की बहा रहा था मधुर लहर, खोए खोए मौन खड़े थे छाया से वन के तरुवर, नीड़ों में खगरव सोया था दिन भर के श्रम से थक कर। वन प्रदेश के अंतराल में राणा की कुटिया पर भी तरुपत्रों से छन छन आती थी रश्मियां निशाकर की, नीरवता में स्तब्ध खड़ी थी चित्र लिखी सी वन स्थली, रजत रश्मियां खींच रही थी भू पर तारक पटी भली, कभी कभी तप में माया के लोभ सदृश खंडित कर मौन, कोई खग दार्शनिक बोल उठता था यहाँ अनश्वर कौन, किंतु शीघ्र ही उसका स्वर भी नीरवता में होकर क्षीण उसमें ही खो जाता था ज्यों आत्मा विभु में होती लीन। उस निर्जन में रानी बैठी अपनी कुटिया के बाहर, ऊपर से थी मौन किंतु अति उद्वेलित और अंतर, बार बार अपने शिशु का मुख लख कर होती थी व्याकुल, कैसा इसका भाग्य देव ने कैसा दिया स्वरूप अतुल, मैं भिखारिणी होकर भी हूँ अतुलित धन की धनी महान, किंतु स्तन्य से भी ना मिलता यद्यपि राणा की संतान, बड़ी साध से राजभवन में यह पाला जाता सुकुमार, किंतु भाग में विजन लिख दिया यह कैसी लीला करतार, सिसोदिया कुल का वह दीपक माँ की छाती से लगकर, हो निराश कर पेट पीठ को एक सो गया था जग कर, सोच रही थी माँ विडंबना है यह मानव का जीवन, कर्म योग आदर्श मात्र है कर्म भोग सच्चा दर्शन, क्यों अन्यथा सदै सविचारी सदा क्लेश पीड़ा पाते, क्यों कुमार्ग पर चलने वाले जग में सफल कहे जाते, क्यों फिर जग में अत्याचारी की ही सदा विजय होती, क्यों निर्भीक स्वतंत्र वीरता जीवन भर रहती रोती, राणा का अपराध यही है शीश न कभी झुकाया, और दंड यह सब कुछ खोया यद्यपि नहीं गवाया, स्वाभिमान स्वधर्म देश को बेच दासता का जीवन, नहीं किया स्वीकार इसी से उन्हें मिला यह निर्जन वन, राणा की आत्मा महान है इसमें भी पाती संतोष, किंतु दंड है जितना उतना बड़ा नहीं है उनका दोष,
सच यह है कि यदि दोष तनिक भी जीवन धन का होता, तो मेरा मन निपट अभावों में भी कभी न रोता। कंद मूल फल कभी कभी वे भी अप्राप्य रहते हैं। राणा सब सहते हैं, मुख से कभी न कुछ कहते हैं। होती यदि मैं निपट अकेली, निराहार रह जाती, किंतु अमर दौलत की उनकी भूख नहीं सह पाती। मुझे सालता रहता उनका संयम सतत आत्मगोपन, कायर कुत्सित अपराधी की भांति पलायन यह वन वन। कैसा यह अन्याय विधाता, कैसा तेरा कुटिल विधान। रोना भी दुर्लभ है जिसमें परमेश्वर, हे भगवान। ऐसा क्यों है हमने केवल मस्तक नहीं झुकाए, अत्याचारी को प्रभु कहकर विरुद्ध न उनके गाए। नहीं समर्पित की है उनको स्वतंत्रता की थाती, हमें दासता दुर्वह लगती, लघुता नहीं सुहाती। इसीलिए यदि ऐसा है तो जैसा है रहने दो, हमें अभावों की लहरों पर इसी भांति बहने दो। मुखरित हुए विचार, कहा रानी ने स्वर ऊंचा कर, हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। अतः उचित है यही कि जो भी होना है हो जाए, पर्णकुटी से तभी निकलकर राणा बाहर आए। देख अकेली लक्ष्मी को बोले क्या कहती रानी, कहाँ कुछ नहीं लक्ष्मी बोली भर नैनों में पानी। फिर आंचल से अश्रु पोंछती चली गई कुटिया में, अपने मन की पीर समेटी मन में ही दुखिया ने। उसकी दशा विलोक हुए राणा भी दुख से कातर, लोचन गीले हुए कंठ में ही अवरुद्ध हुआ स्वर। तो यह था द्वितीय सर्ग लक्ष्मी से संपूर्ण परिचय। अब देखते हैं इसके सारांश भाग को और इसकी समीक्षा को। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हो जाने पर अरावली पर्वत के सघन वन में एक कुटी बनाकर रहने की व्यवस्था कर ली थी। इस समय रात का पहला पहर है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। रानी लक्ष्मी चिंतित बैठी सोच रही हैं कि मैं चिंता किस वस्तु के खो जाने की कर रही हूँ, यहाँ सभी कुछ तो नाशवान है। तभी उनकी दृष्टि अपनी गोद में लेटे हुए शिशु पर पड़ती है। उसे रोता बिलखता देखकर सोचने लगती हैं कि कैसा अभागा है यह, जिस सुकुमार शिशु को राजकुमार बनकर राजभवन में रहना चाहिए था, वह मुझ भिखारिन की गोद में पड़ा है। मेरे स्तनों में दूध भी नहीं है जो इसे पाल पोस सकूं। कैसी विडंबना है कि सिसोदिया कुल के राजकुमार को वन में अनाथों की तरह रहना पड़ रहा है। यह संसार भी कैसा है कि जो कुमार्ग पर चलते हैं वो सुख पाते हैं और जो आदर्शों का पालन करते हैं उन्हें अत्याचार सहना पड़ता है। पता नहीं क्यों अनाचारी विजय पाते हैं और देश धर्म के लिए संघर्ष करने वाले पराजित होते हैं। क्या महाराणा प्रताप का यह अपराध है कि उन्होंने अत्याचारी के आगे शीश नहीं झुकाया? क्या देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का यही दंड है कि राजपाट खो देना पड़ता है? लेकिन स्वाभिमान, संदर्भ और देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को मैं अपराध नहीं मानती। अगर मानती तो अभावों भरी जिंदगी जीने पर पछताती नहीं। वैसे मैं अपने आप तो निराहार भी रह सकती हूँ, पर राजकुमार अमर सिंह और दौलत की भूख प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। हे ईश्वर, क्या तेरा विधान यही है कि अत्याचारी के आगे सिर झुका दिया जाए और उसकी दास्ता स्वीकार कर ली जाए? नहीं, हमें दास्ता स्वीकार नहीं है। कष्टों का सागर भी उमड़ पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। रानी जब इस प्रकार प्रलाप कर रही थी, तभी महाराणा प्रताप कुटी से बाहर निकल आए और पूछा कि तुम क्या कह रही हो? बोली, कुछ नहीं, कहकर रानी ने आंसू पोंछ लिए और दुखी मन से कुटिया में चली गईं। उनकी यह दशा देखकर महाराणा प्रताप की आंखें भी गीली हो गईं। इस प्रकार सारांश के पश्चात देखते हैं इसकी समीक्षा। इस सर्ग के प्रारंभ में चांदनी रात के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। रानी लक्ष्मी के प्रलाप के रूप में भाग्यवाद, स्वाधीनता, स्वाभिमान आदि भावों पर प्रकाश डाला गया है। अंतिम अंश में रानी को रोता देखकर राणा प्रताप को भी रोते हुए अंकित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण सर्ग में करुण रस का भाव विद्यमान है।
तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज की कक्षा में 2 सर्गों का विस्तृत अध्ययन किया और अब समय हो चला है अभ्यास प्रश्न का। तो आप सब तैयार हो जाइए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जो प्रश्न मैं आपको नोट कराऊं उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और यह आपका गृह कार्य भी होगा। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो आपके गृह कार्य पे चर्चा भी की जाएगी। तो देखते हैं इन सर्गों पर परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न बनेंगे और एक परीक्षक आपसे उत्तर के रूप में आपसे क्या अपेक्षाएं रखेगा। पहला प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बता देना चाहूँगी कि काव्यगत विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को उजागर करना अति आवश्यक होता है। यह निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य में नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खंड काव्य का नायक कौन है। कभी कभी प्रश्न के अंतर्गत नायक का नाम जैसे महाराणा प्रताप भी दिया जा सकता है, परंतु आपको यह स्मृति में होना चाहिए कि इसका नायक कौन है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे नायक महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बिंदुओं पर आपको अवश्य ही प्रकाश डालना होगा। जैसे पहला गुण है उनकी वीरता, उनका साहस। दूसरा, मातृभूमि से प्रेम। तीसरा, स्वाभिमानी, प्रेरणादायी व्यक्तित्व आदि। जब हम प्रेरणादायी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो काव्य खंड से आप इससे संबंधित 2 पंक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जो आपकी कही हुई बात को पुष्ट करेगा, अर्थात उसे सिद्ध करेगा। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बच्चों, यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह इस पूरे खंड काव्य की नायिका हैं और इनके चरित्र में जो विशेषताएं उजागर होती हैं वह इन बिंदुओं में स्पष्ट हैं। जैसे विचारशील, भाग्यवादिनी, कर्म में आस्था रखने वाली, स्वाभिमानी, वत्सलता से परिपूर्ण और आत्मविश्वासी। इन बिंदुओं पर भी जहां भी आपको उचित लगे उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रश्न का स्वरूप जानने के पश्चात आप समझ चुके होंगे कि काव्य खंड का विस्तृत अध्ययन करना क्यों आवश्यक था, क्योंकि यदि हम खंड काव्य से परिचित नहीं होंगे तो हम अपने उत्तर की पुष्टि में उचित उदाहरण प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे। इस प्रकार आज की कक्षा अपने अंतिम चरण पर है और एक बार हम पुनरावलोकन द्वारा देखते हैं कि हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना खंड काव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कवि परिचय प्राप्त किया, खंडों का काव्य पाठ भी किया, खंडों से संबंधित प्रश्न उत्तर देखे और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हमें उत्तर किस प्रकार देना चाहिए, किस प्रकार हम अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं, यह भी जाना। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं तक। आगे की कक्षा के लिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप आगे के सर्गों का अध्ययन करके आएंगे और अपनी कक्षा में संपूर्ण भागीदारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।